नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एसपी बोर्ड पर। आज से हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। हालांकि पिछले 2 दिन में किसी भी रीजन की वजह से इंग्लिश की वीडियो नहीं डाल पाया हूं, पर मैंने जो भी वीडियो डाले आप लोग भी देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने जगह पर ठीक ही थे। क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और कुछ दोस्त भी हैं जो जिनकी ज्वाइनिंग आने लग गई है, और फिर जब वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपने ऑफिस जा रहे हैं जो आपको ज्वाइन करने के लिए, तो उनको किसी वजह से दिक्कत आ रही है। जैसे कि जो मैंने कल वीडियो में डिस्कस किया होता कि ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इशू हैं, कुछ उनके मेडिकल से रिलेटेड इशू हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करना जरूरी हो रहा था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, और अगर बेसिकली देखा जाए तो ये लापरवाही हमारी नहीं है, जाने या अनजाने में धोखे से भूल सबसे ही हो जाती है, पर उस तो एक छोटी सी भूल का इतना बड़ा हमें परिणाम नहीं मिलना चाहिए कि हमने अभी तक जो 2 साल या 3 साल से जो तैयारी की है, जो इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, ये सारी हमारी बेकार चली जाए। इसलिए मैंने थोड़ा उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की थी। हालांकि मैंने आपकी जो पिछले 2 दिन क्लास नहीं ली है, उसकी भी कोशिश करूंगा कि अगले 2 दिन जो सैटरडे और संडे में हम उन वीडियो को भी कवर करा दूं जो पिछले दिन हमें पढ़ना था या फिर जो वीडियो बनने थे। ठीक है, आज से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को जहाँ पर हमने पिछले दिन छोड़ा हुआ था। देखिए, हमने जो बात की थी पिछली क्लास में वो शायद परफेक्ट टेंस तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अपना हम प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके थे और पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुके थे। इन दोनों के बारे में हमने ठीक ढंग से बात की थी। दोनों का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ही बताया था कि क्या प्रेजेंट होता है, क्या परफेक्ट पास्ट में होता है, दोनों चीज़ों के बारे में बात की थी। और कुछ हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, नेगेटिव भी देखा था, इंट्रोगेटिव भी, सारी चीज़ें देखी थी। पर आज से जो हमें बात करनी थी वो हमें करनी थी परफेक्ट और कंटिन्यूस स्टेट के बारे में, कि परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट है क्या और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी। वैसे अगर आप लोगों को अगर याद होगा ठीक से, तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के बारे में बता कर तो गया था कि स्ट्रक्चर बनता कहाँ से है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट है क्या। लेकिन फिर भी 2 दिन हो चुके हैं, अभी हमने कंटिन्यू नहीं की है क्लास को, 2 दिन बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को आज मैं बता देता हूँ थोड़ा, जिससे भी आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं और आज जो क्लास होगी उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अब जो क्लास होने वाली है वो आपको तभी समझ आएगी जब आप लोगों ने परफेक्ट भी पढ़ रखा होगा और कंटिन्यूस भी पढ़ रखा होगा। क्योंकि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि जो परफेक्ट और कंटिन्यूस जो स्टेट है वह परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों स्टेट से मिलकर बनी है। इसलिए आपको इन दोनों स्टेट के बारे में पता भी होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट से मतलब किसी भी एक्शन की उस स्टेट से है जब वो एक्शन उस दिए गए पॉइंट पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी एक्शन किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लीट हो जाता है तो उस एक्शन की जो स्टेट होगी वह परफेक्ट स्टेट होगी। और कंटिन्यूस स्टेट के बारे में जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कंटिन्यूस स्टेट जो है वह कंटिन्यू से बनी हुई है। यानी कि किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपका कोई एक्शन कंटिन्यू है या फिर इन प्रोसेस है, चल रहा है, तो उस एक्शन की जो स्टेट होगी उस टाइम पर क्या होगी, कंटिन्यूस स्टेट होगी। ठीक है, और जब इन दोनों स्टेट से मिलकर आपकी जो नई स्टेट बनती है उस स्टेट को हम परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट कहते हैं। मतलब अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखकर या नाम से भी देखकर समझें तो आप इनको ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी एक्शन जब आपका पार्शियल रूप से कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में लाके रख देते हैं। पार्शियल कंप्लीट से मतलब आधा एक्शन कंप्लीट हो जाता है लेकिन आधा एक्शन अभी भी चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा कि मैं तुम्हें पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने पूरा चीज़ नहीं लिखा है कि पिछले नहीं लिख पाया हूँ ये सारी चीज़ें, बाकी आप मुझे जो चीज़ समझाने बस उस चीज़ को समझाने की यहाँ पर फोकस करूंगा। आप उस पर ध्यान रखिए कि आपका जो आधा सेंटेंसेस को आप कवर आगे लिख लेना, बुक में लिखना है तो, कि मैं आपको पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अपने पिछले 3 घंटे पहले की। मैं पिछले 3 घंटे पहले मैंने यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं आपको पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया, और अब तक मैं आपको 3 घंटे पढ़ा चुका हूँ। ये जो मैं 3 घंटे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मैं अभी के इस समय पर जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय पर क्या मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है? तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और आपके बात करने से भी समझ आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आपने पढ़ाना बंद नहीं किया है। और अगर उसको और सरल शब्दों में कहें तो ये भी बोल सकते कि इस टाइम पर यानी अभी अभी भी एक्शन आपका चल रहा है, मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ। तब आप इस चीज को अब देखना, इस चीज को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से लेके ये 3 घंटे का जो एक्शन है मेरा पढ़ाना, ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैं आपको 3 घंटे पढ़ा चुका हूँ। अब ये एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो इस एक्शन को किस चीज श्रेणी में डाल देंगे, हम परफेक्ट स्टेट में डाल देंगे। ये तो आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और आगे भी आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको पता नहीं कितने समय तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस समय पर आपकी जो स्टेट होगी, जब आपका एक्शन रनिंग में है, चल रहा है पढ़ाना मेरा, तो उस स्टेट को किस में डालेंगे आप,
कंटिन्यूअस स्टेट में डाल देंगे और आपकी जो सारी प्रोसेस हो जाएगी पिछले 3 घंटे से लेकर अभी तक और आगे आपकी ये प्रोसेस जारी रहेगी। इस सारी प्रोसेस को आप किस में डालेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 3 घंटे का एक्शन परफेक्ट भी हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया, और उसके बाद भी अभी आपका एक्शन चल रहा है, माने कंटिन्यूअस स्टेट में है। यहाँ पर आपकी दोनों परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों स्टेट कंप्लीट हो गई, पर बन गया आपका नया परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको पिछले वीडियो के बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में बता दी, और वहीं से आपका जो स्ट्रक्चर बना था ये देखो मैंने आपको बताया था। अब इसको मैं आप फिर से नहीं बताऊंगा कि कहाँ से बना है, क्यों इसके साथ हैज लगा रहा है, क्यों हैव के बाद बीन लगा रहा है, क्या वर्ब क्या एनजी फॉर्म लगा रहा है, ये इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि अब आपका जो वीडियो है पर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। पिछली बात करने में, इस सेंटेंस पूरे स्ट्रक्चर को ही हमें बनाने में करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखें तो मेरा पिछला जो लास्ट वीडियो था ग्रामर के बारे में, आप उसके बारे में जाकर देखिए, उसको आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ जाएगी कि फॉर्मूला कहाँ से बना है। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है आज की वीडियो में वह बात रहेगी हमारी मेनली सेंस और फॉर यानी कि टाइम के बारे में, कि कहाँ पर हमें सेंस का यूज करना है, कहाँ पर फॉर का यूज करना है, और ये क्यों यूज करना है। ये इसलिए यूज करना पड़ता है कि जैसे मैंने बात की ना आपको कि मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो 3 घंटे का जो समय है, इसी समय को जोड़ने के लिए हम सेंस और फॉर का यूज करते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी 3 घंटे की वजह से ही ये सारा पूरा परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग से बना हुआ है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस आपको ही पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। इस सेंटेंस सिर्फ इतनी बात हो रही कि मैं आपको इस दिए गए पॉइंट पर यानी अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका जो एक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ आपका एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन के रह जाएगा, उसमें कोई भी परफेक्ट काम नहीं हुआ है, इसलिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में आएगा ही नहीं। समझ गए आप इतनी बात? तो आपकी बात समझ में आ गई, तो फिर आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेंस ऑफ फॉर के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को हालांकि पिछली वीडियो में भी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन इतने डिटेल में नहीं बताई थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जब भी कोई आप एक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी आपको मान लो आपको कि अभी क्लास के बाद आपको खाना खाना है, ठीक है, तो खाना खाना आप किसी ना किसी टाइम से तो स्टार्ट करेंगे। जैसे हो सकता है आप 8:15 से स्टार्ट करें, या फिर 9 बजे आप खाना स्टार्ट करें। मतलब मेरे सीधे से मतलब है कि आप किसी ना किसी टाइम पर या किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो वह एक्शन स्टार्ट करेंगे। जिस समय भी आपको एक्शन स्टार्ट करेंगे उस समय घड़ी में या फिर कोई कैलेंडर में किसी ना किसी पे कहीं ना कहीं तो आपको टाइम के बारे में बात की जाएगी। तो उन्हीं सब टाइम के बारे में ही बात करने के लिए सेंस और फॉर का यूज करते हैं। अब जिसको चीज़ को हम सरल करते हैं तो आप देखेंगे टाइम के बारे में जब आप भी कहीं भी पढ़ेंगे पिछले एक्शन के बारे में, तो वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको देखने मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब टाइम के उस पॉइंट से है जिस टाइम से आपने अपना कोई एक्शन स्टार्ट किया था। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने अपनी जो क्लास है वह 6 बजे से स्टार्ट की थी या 6:15 से स्टार्ट की थी। तो ये जो 6:15 का जो टाइम है, इसी टाइम से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मेरे जो टीच एक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 6:15। अब आपको सीधी बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरी चीज अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता नहीं है तो आप इस चीज को सीधा ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं ड्यूरेशन के फॉर्म में। ड्यूरेशन से मेरा मतलब, जैसे मैं आपको अभी सीधे बोल दूं कि मैं तुम्हें पिछले 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, या फिर 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जो 3 घंटे की जो मैं बात कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं की गई है। स्टार्टिंग पॉइंट में कोई टाइम फिक्स होता है, कोई भी टाइम का एक जो पॉइंट है वह टाइम फिक्स होता है और वह दिया रहता है, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन अगर आपको पता है 3 घंटे या 6 महीने, ऐसा कोई भी जो ऐसा टाइम दिया रहता है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होती, तो वह सारी चीजें टाइम ऑफ ड्यूरेशन में चली जाती है। अब आपको समझ गया? इसी जगह मैं कुछ भी लिख दूं, 3 घंटे लिख रहा हूँ या फिर 3 महीने लिख दूं, तो ये भी 3 महीने का जो आपका टाइम है वह भी तो एक पूरा ड्यूरेशन हो रहा है। 3 साल बोल दूं मैं आपको, 3 ईयर्स का जो टाइम लिख दूं, मैं इसको भी लिख दूं, तो ये भी आपका एक ड्यूरेशन ही। तो 3 साल का आप पूरा ड्यूरेशन या फिर पीरियड बोल सकते हैं आप उसको, कि भाई अभी अभी क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया अभी का टाइम 2021 चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था? 3 साल पहले 2018 था। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि मैं तुम्हें 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है। हालांकि महीने पता नहीं है कि जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, कि 2018 में जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, कि फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ईयर में तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है। जैसे 2018, 19, 17, ये भी तो पॉइंट ही है टाइम के। तो इसमें से कोई एक टाइम है फिक्स, 2018 भी कोई टाइम है, तो उस जो हमें स्टार्टिंग का टाइम पता होगा तो इसके साथ हम सेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि मैं तुम्हें 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 3 साल अगर हम देखें 2021 से 3 साल पीछे जाएं तो 2018 ही तो है।
लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, हमें सिर्फ ये बात बताएगी कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेंशन होगा किसके बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, पीरियड 3 साल का जो पीरियड है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वह फॉर का यूज करेंगे। आगे बात आपको समझ में, यही बात मैं बोल रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे दिया जाएगा उसके साथ हमें के बारे में यूज करेंगे, और अगर हमें ड्यूरेशन दिया गया है तो उसके साथ हम फॉर का यूज करें। अब स्टार्टिंग पॉइंट ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या ड्यूरेशन होता है। अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ों में समझ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को लिख कर रखी है, अगर आप कोशिश करें तो ऐसे नॉर्मली समझने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप इसको नोट्स के रूप में बना लें, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी जब आपको शॉर्ट्स में थोड़ा रिवीजन करना होगा कि क्या हमें थोड़ा सा जल्दी में हमें एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो हमें क्या रिवाइज कर लें फटाफट, तो इसलिए आपको रिवाइज के समय नोट्स बनाना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी अगर आपको एक बिल्कुल सी नॉर्मल बात पता आ गई होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हमें सिंस का यूज करना है और किसी भी ड्यूरेशन के साथ हमें फॉर का यूज करना है, तो फिर आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी टाइम बता दिया जाए, आप फट से उसको बता देंगे कि ड्यूरेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे बात करता हूँ मैं ड्यूरेशन, डेज नेम की बात कर देता हूँ। जैसे आपको जो डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, जो भी होता है, तो इसको आप किस श्रेणी में लाएंगे भाई? आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम मांगेंगे या फिर इसको ड्यूरेशन मानेंगे, इसको आप किस श्रेणी में लाएंगे? तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप ऐसा बोलेंगे, जैसे अभी अभी सैटरडे हो रहा है, ठीक है, सैटरडे, और मैं आपसे बोलूँ कि मैं तुम्हें मंडे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ये मंडे है, ट्यूसडे, ये आपके सारे दिन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे, अगर आप सैटरडे है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मंडे जो है वह पूरे हफ्तों में से 7 दिन में से कोई एक दिन है, एक कोई दिन है, और ये दिन के जो हमें फिक्स पता चल गया, कोई भी जो दिन के बारे में पता चल गया, तो मतलब ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया कि हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से अपना काम शुरू किए थे। मतलब हमने अपना जो पढ़ाने का एक्शन शुरू किया था वो कब से शुरू किया था? मंडे से। मंडे क्या है? एक पॉइंट है, हालांकि दिन का कोई पॉइंट है, लेकिन कम से कम वो अपने आप में तो एक पॉइंट है, इसलिए मंडे के साथ या कोई भी दिन का जो नाम रहेगा उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपको क्या बोल दूं कि मैं तुम्हें पिछले 6 दिन से पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे है, मंडे तक हम देख रहे हो 6 दिन हो जा रहे हैं, तो मैं अगर इसको क्या बोल दूं, आपको पिछले 6 दिन से पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि मैं तुम्हें 6 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि जो 6 दिन है यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, हमें सिर्फ जो 6 दिन का जो पीरियड है या फिर जो लास्ट 6 दिन है, इस ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है। तो अगर हम 6 डेज लिखते हैं तो उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे, पर अगर हम सीधा लिख देते हैं, मंडे लिख देते हैं, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, और फिर ये आता है आपका सैटरडे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बार आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मैं तुम्हें मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम समझ जाओगे कि एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं ना, इस 7 दिन में से एक दिन ही कोई मंडे है। ठीक है, तो ये जो मंडे है, मतलब मैंने आपको पढ़ाना कब से स्टार्ट किया था? इस समय से स्टार्ट किया था, और ये जो मुझे स्टार्टिंग समय ही पता चल गया कि मेरा जो स्टार्टिंग समय है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था वह क्या है? मंडे है। तो फिर इस मंडे को आप किस श्रेणी में ला के रखेंगे? बोलेंगे आप स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। मतलब हम क्या लिख देंगे? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपके जो 6 दिन का जो आपका पीरियड है पूरा 6 डेज का, हम इसके बारे में बात करें कि मैं तुम्हें 6 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम बोलोगे 6 दिन के पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपने कोई भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट या फिर कोई भी ऐसा नाम नहीं बताया जिससे हमें आपको उस समय का पता चले कि आपने किस समय से हमें पढ़ाना शुरू किया है। 6 डेज से हम सिर्फ 6 दिन का जो ड्यूरेशन है या फिर जो 6 दिन का जो पीरियड है, उसी पीरियड के बारे में अंदाज लगा पा रहे हैं। और अगर हमें कोई भी ड्यूरेशन या पीरियड दिया रहता है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम अगली बात करते हैं डेट्स नेम के बारे में। डेट्स नेम से मेरा मतलब, जैसे कोई हम डेट दे देते हैं, जैसे आज 30 तारीख है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं तुम्हें 20 जुलाई या फिर 20 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मैं तुम्हें डेट दे देता हूँ, तो आप उसको किस में लाएंगे? सेंस में लाएंगे कि फॉर में? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप सीधे शब्दों में बोल देंगे कि भाई जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, किसी किसी महीने में 31 होते हैं, तो ये जो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 या ऐसे 15, 20 या 30 जो तारीख पूरे 30 दिन है, वह भी इस पूरे महीने के कोई ना कोई अपने आप में एक पॉइंट हो रहा है। जैसे महीने में 30 दिन हो रहा है, 1 तारीख की बात करूं तो इसका पहला पॉइंट है, 2 तारीख की बात करूं तो यह दूसरा पॉइंट है, 3 तारीख की बात करूं तो इसका तीसरा पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने आपको डेट के बारे में बता दिया
कि मैं तुम्हें 20 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कोई आपका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया, एक पॉइंट के बारे में बात कर दी, ठीक है। जैसे आज 30 तारीख है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 20 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो अगर उसमें लिखा होगा 20 तारीख, तो उसमें आप किसका यूज कर देंगे, सिंस का। लेकिन अब देखेंगे आप 20 से लेकर 30 तक कितने दिन हो गए, 10 दिन हो चुके हैं। अगर मैं आपको तुम्हें ऐसा लिख देता हूँ कि मैं तुम्हें 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो अब तुमने पिछले उससे समझ ही गए होंगे 10 दिन का मतलब मैं आपको जो पिछले 10 दिन का जो हमारा पीरियड है या फिर जो इतना समय है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ आप इसका यूज कर देंगे फॉर का। समझ गई बात। तो डेट्स नेम के साथ भी सेंस का यूज करेंगे, डेज नेम के बारे में बता दिया, इसके साथ भी सेंस का यूज करेंगे। अब आता है ईयर। तो ईयर के बारे में भी अब आप सीधी सीधी समझ ही गए होंगे। जो मैंने अभी आपको 2018 ये वाला यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2018 और 2021, तो यहाँ से भी आपको चीजें समझ में आई गई होंगी। यहाँ से ये कि अगर अभी 2021 चल रहा है, कोई भी ईयर का नाम लेता हूँ मैं, 2018 बोल देता हूँ, 2017 बोल देता हूँ, 1995 बोल देता हूँ, या फिर कुछ भी ईयर लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने 1801 लिख दिया। अगर इस ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप भी बोलेंगे कि जो ईयर है 2017, 95, 1801 या कुछ भी, तो ये सिर्फ कोई भी दिए गए पॉइंट के टाइम, जो आपका टाइम है उसका कोई पॉइंट ही है, ये ड्यूरेशन नहीं है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 100 साल, 10 साल, 5 साल, तो ये ड्यूरेशन होता है। आप समझ रहे हैं बात को। अगर ऐसा है तो फिर आपको भी समझ में आएगा क्लियर कि ईयर, अगर कोई भी ईयर का नाम दिया गया है कि 2008, 2007, तो उसके साथ आप हमेशा सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर या ईयर्स आ जाए कि मैं तुम्हें 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि 10 और 15 साल एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें पता नहीं चल रहा है। इसमें सिर्फ हमें 10 साल का जो पीरियड है, जो इतना जो हमारा टाइम है 10 साल का, सिर्फ हमें इसके बारे में पता चल, इसलिए हम इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। आगे बात समझ में। ऐसे से मंथ्स के बारे में है कि जनवरी, फरवरी कुछ भी लिख दें, तो अब भाई 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से जनवरी पहला पॉइंट है, फरवरी दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मार्च है, ऐसे ये सारे पॉइंट है। अब हमें अपना इसी पॉइंट में से कुछ भी पॉइंट पता चल जाए कि भाई हमने मार्च है, ये मार्च पकड़ा, इस मार्च से हमने पढ़ाना शुरू किया था, मतलब मार्च हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं आपको बोल दूं 5 महीने, 8 महीने, तो आप बोलोगे 5-8 महीने से सिर्फ हमें उस टाइम और ड्यूरेशन का पता चल रहा है, उस पीरियड का पता चल रहा है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। ये बात भी आपको पता चल गई। अब बात चलती है कोई एनी ओकेशन या इवेंट। तो अगर आपको चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, तो आपकी जगह अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूँ कि दिवाली, मैं तुम्हें दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आपको क्या लगता है इसके साथ क्या आना चाहिए, सेंस आएगा कि फॉर आएगा। तो आप बोलोगे भाई फॉर का यूज केवल पीरियड के बारे में होता है, इसमें किसी भी टाइम के नाम का या फिर किसी पॉइंट का जिक्र नहीं किया जाता है। अगर पॉइंट का नाम या फिर किसी टाइम का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके बारे में पता चल जाए, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो अब दिवाली किसी भी पॉइंट पर दी होगी, कम से कम मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया कि मैं कब से भाई ये हमारा एक्शन शुरू हुआ है, तो आप बोलेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिवाली है, तो उसके साथ हम किसका यूज कर लेंगे, कोई भी इवेंट हो, चाहे दिवाली हो, कोई भी जैसे तारीख मैंने बताया, मार्च हो या फिर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा दिन, ओकेशन या इवेंट हो जाए, तो उसके साथ हम किसका साथ यूज करेंगे, सिंस का। आगे बात समझ में। अगली बात आती है क्लॉक। क्लॉक से मेरा मतलब जैसे 8 बजे, जैसे सीधा लिख दूं 8 AM, 10 AM, ऐसा कुछ भी समय लिख दूं जैसे 6 PM, तो इसके साथ भी किसका यूज करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो आप सीधा बोल देंगे कि भाई अगर 6 बजे दिया है, 8 बजे दिया है, 10 बजे दिया है, तो ये किसी भी दिन के एक पॉइंट ही तो है। किसी पॉइंट पर 8 बज रहे हैं, किसी पॉइंट पर 10 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद 12 बज जाएंगे, ये भी तो किसी ना किसी दिन के टाइम जो होता है, दिन का टाइम, उसमें भी तो कहीं ना कहीं पॉइंट ही तो है। हम कम खुल के तो बता पाएंगे कि हमने, कोई आपसे बोलेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपने कब से पढ़ना शुरू किया, तो आप सीधा बोल देंगे कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 6 बजे है, मैंने 6 बजे से पढ़ना शुरू किया था, तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, सिंस का। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं आपको ड्यूरेशन दे देता हूँ कि मैं तुम्हें 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 4 घंटे में आप बोलोगे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ 4 घंटे का समय के बारे में जिक्र हो रहा है, मतलब सिर्फ इसमें ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है कि देखो यहाँ से अभी जैसे मैंने 8 बज रहे हैं अभी, ठीक है, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा था 4 बजे से, तो जो अगर मैं सीधा बोल देता हूँ आपसे कि मैं आपको 4 बजे पढ़ा रहा हूँ, तो तुम बोल दोगे स्टार्टिंग पॉइंट पता है 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 4 बजे के साथ हमें सेंस यूज करना है। लेकिन अगर सीधा मैं बोल दूँ कि तुम्हें 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम बोलो 4 घंटे, हमें सिर्फ यहाँ पे ड्यूरेशन की बात चल रही है, पीरियड की बात पता चल रही है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अगली बात आती है जो स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे, एनी इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीजें भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी आपको यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए इसके लिए।
अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, सिर्फ एक चीज आप समझ लें कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। इतने जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डे नेम, डेट नेम, ईयर, ये अगर आप अभी तक तो रटते ही आए हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ से ये चीजें करवाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको रटना ना पड़े। आप जो अब तक रटते आए थे कि मंडे के साथ सेंस लगाते हैं, या फिर 15 अगस्त के साथ सेंस लगाते हैं, या फिर 4 घंटे के साथ, 4 महीने के साथ हम फॉल लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनके साथ क्यों लगाते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इसको नहीं भी नोट करेंगे ना, तब भी आपके मन में ये चीज में दिमाग बन जाएगा। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहीं से अगर तत्काल समझ जाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर पीरियड है, तो आपको कोई रटने की जरूरत ही नहीं, आप तत्काल उसका आंसर लगा देंगे। बस इतना सा मेरा मानना है, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। अब अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, और आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर आप बिल्कुल मत लीजिए कि दिमाग में बनाए रखिए। ठीक है। अब देखिए स्टेज ऑफ लाइफ की बात है। स्टेज ऑफ लाइफ से मेरा मतलब है, ये हमारी लाइफ की जैसे स्टेज आती है ना, बचपन आता है, फिर हमारी जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा, तो मेरा मतलब ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ से ही है। अब देखिए जैसे आपकी पूरी लाइफ है, आपने यहाँ से आपका जन्म हुआ, यहाँ से लेकर आप यहाँ पे बुढ़ापे में आपकी मौत हो जाती है, तो इतना आगे का जो स्टार्टिंग का जो आपका टाइम है वो क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। फिर ये आपके कुछ थोड़े आप मेच्योर हो गए तो आपके मतलब जवानी के तरह रहेंगे, या फिर आपके जो एक पूरे क्या बोलते हैं उसको वयस्क एज मानेंगे, उसको मानेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे आते हैं, आपका बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भी तो आपकी पूरी उम्र को, अब आप पूरी एक उम्र को एक पूरा टाइम कंसिडर कीजिए, पूरी आपने जो जिंदगी जी है उसको कंसिडर कीजिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है। बचपन सीधा अगर मैं चाइल्डहुड बोल दूं, यंग एज बोल दूं, या फिर आपको बूढ़े हो रहा है तो समय की एज के बारे में बोल दो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं बुढ़ापे पे खड़ा हूं और आपसे बोल दूं सीधा मैं तुम्हें 50 साल से जानता हूं, तो 50 साल का जो समय हो जाएगा वो पीरियड हो जाएगा, इसके साथ फॉल लगा देंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तो बचपन क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, तो स्टार्टिंग पॉइंट टाइम है, तो मतलब इसके साथ हम सेंस का यूज कर लेंगे। समझ गए ये चीज मेरे को यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चाइल्डहुड जो है इन सब चीजों के साथ भी आपको सेंस का यूज कर लेना। अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगली बात क्या है, पार्ट ऑफ ईच डे। पार्ट ऑफ ईच डे से मेरा मतलब क्या है, पार्ट ऑफ ईच डे जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सारी चीज़ों से पार्ट ऑफ डे। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जैसे कोई दिन, एक पूरा दिन कंसीडर करते हैं, तो शुरू के 3-4 घंटे ये जो होते हैं ये मॉर्निंग के हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे ये जो टाइम है ये आफ्टरनून का आ गया, फिर आगे का जो टाइम आएगा वो इवनिंग का आ जाएगा, फिर जो आएगा वो नाइट आ जाएगी। तो ये भी आप देखेंगे दिन में है आपके 24 घंटे में, ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम ही है। इतना समय भाई मॉर्निंग हो गया, इतना समय आफ्टरनून, फिर अगला जो इवनिंग आया, फिर नाइट आ गई, तो ये भी कहीं ना कहीं देखेंगे आप पॉइंट है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो आप तत्काल बता देंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। अभी इवनिंग के 7 बज रहे हैं, लेकिन मैं बोल दूं मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी मॉर्निंग को आप पॉइंट ऑफ टाइम ही कंसीडर कीजिए। ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं पिछले 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या पिछले 8 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका फॉर में पीरियड में चला जाएगा। समझ गए बात। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, तो ये लिख लीजिए मॉर्निंग के साथ, ये मॉर्निंग इवनिंग सबके साथ लिखा जाता है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है। अब अगली बात आती है एनी इंसिडेंट पॉइंट ऑफ एक्शन। तो इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ इसको। आप सिर्फ यहाँ पे अगर नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए। अभी मैं जब इनकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब उसके साथ एनी इंसिडेंट पॉइंट ऑफ एक्शन इसका जिक्र किया जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में है, आप अभी इस चीज को ना समझें, बाद में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद कर लें, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो उसकी मेरी गारंटी है इसी पर डिपेंड है, आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। और ये चीज भी आपको पता ही होगा, जैसे मैं लिख दिया 3 डेज, 3 डेज है पीरियड है तो आप फॉल लगा देंगे। या फिर नंबर ऑफ ईयर 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसके साथ ही फॉल लगना है। या फिर कोई मैं महीने या मंथ में लिख दूं 5 महीने, 10 महीने, तो फॉर आएगा। या फिर ऐसी पीरियड में मैं कुछ भी घंटे या मिनट बोल दूं, मैं तुम्हें 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा मतलब एक्शन में जिसमें ड्यूरेशन दी हो, पीरियड दिया, उसके साथ फॉर यूज करते हैं। ये तो हो गई सेंस और फॉर की बात। ठीक है, यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो फिर आपको स्ट्रक्चर भी आप देख लें, ये देख लेना, मैं लिखवा के गया था पिछली क्लास में, मैंने आपसे बोला भी था इसको एक बार याद करके आइए, या फिर इसको आप समझ आया था, आप समझ पाए तो समझ लीजिए। क्योंकि अब मैं आज की क्लास में सेंस और फॉर आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद में आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। अब यहाँ तक आपको अगर आप समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप अपना पूरा भी जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। नोट्स आपने मैं नोट्स में लिखा है तो उस चीज को रिवाइज कर लीजिए। अब इसके बाद आप आइए एग्जाम्पल पे, मैं आपको एग्जाम्पल से करा रहा हूँ कि सेंस और फॉर का यूज कहाँ करना है। आप मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आप देखना सेंस का यूज करना है कि फॉर का यूज करना है। ठीक है। अब देखिए मैं अगले पेज पे आता हूँ। ये जो मैंने बात की वो यहाँ तक, अब हम बात करते हैं। ये देखो मैंने कोई भी स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर के बारे में क्या था ये आपने देखा होगा पिछली पेज पे, उसमें सीधा लिखा था सब्जेक्ट प्लस एज या हैव प्लस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर कोई भी
टाइम दिया रहेगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर आप किसी भी पेपर में या फिर कहीं भी और भी देखेंगे तो आप तत्काल बता देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तब आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा, इसने देखा ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन के बाद ही के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगता है। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि किसके साथ हैज लगना है, किसके साथ हैव लगना है, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये इस टाइप से कुछ मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसमें मैंने बता दिया था किसके साथ हैज लगना है, किसके साथ हैव लगना है, ये बताया। तो आप देखेंगे, वापस उसी पे आ जाते हैं। ये देखिए आप क्या बोलेंगे, ही लिखा हुआ है, ही के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद देखो बीन लिखा हुआ है, बीन आ गया। फिर वर्ब की आईएनजी, स्लीप जो वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म लिखी है। इतने से आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब उसके बाद आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, सिंस या फॉर का यूज करना है। फिर आपका टाइम दे दिया 2 आवर्स, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस या फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या होगा इस्तेमाल, तो आप बोलेंगे 2 आवर्स की जो बात कर दी है तो 2 आवर्स का मतलब ये कोई भी ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात नहीं करेगी। आपने जो है 2 घंटे के टाइम की या फिर 2 घंटे का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में बात की है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, सीधी सी बात है फॉर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप आसानी से लगा देंगे कि यहाँ पे फॉर का यूज करना है। अभी मैंने आपको सब बताया था पिछली वीडियो में, पिछली सॉरी 5-10 मिनट पहले। अब अगला जो एग्जाम्पल है, माई रूममेट हैज बीन वॉचिंग अ मूवी, फिर ब्लैंक दे दिया, फिर लिख दिया 11 AM। तो 11 AM जैसे आप समझ जाएंगे कि पूरे दिन में जो 12 घंटे होते हैं, एक जो वॉच होती है उसमें 12 घंटे दिए होते हैं, तो 12 घंटे में से 11 AM भी एक कोई पॉइंट ही है। यानी कि हमें सीधे शब्दों में कहें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपसे कोई बोले कि आपका जो आपने मूवी देखने कितनी बजे से शुरू की थी, तो शुरुआत आपने कहाँ से की थी, अगर आपको वो समय पता है तो आप बता देंगे मैंने 11 बजे से शुरू की थी। मतलब ये शुरुआत का आपको समय पता है तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, यूज कर देंगे। ठीक है, अगली अगर मैं देखूं, द राइटर हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पे सेंस यूज करना है कि फॉर यूज करना है, तो आप बोलेंगे मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ द डे होते हैं, इवनिंग आफ्टरनून, सबके साथ किसका यूज करते हैं, सेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका यूज लिख देंगे। अब आप मैंने जो आपको पढ़ाया था आपको भी याद भी नहीं है, तब भी अगर आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि मॉर्निंग जो है वो है कोई भी एक दिए गए जो दिन के जो टाइम है उसका कोई पॉइंट ही तो है मॉर्निंग। मॉर्निंग एक पॉइंट है, इवनिंग एक पॉइंट है, आफ्टरनून एक अलग पॉइंट है, तो ऐसा ही मॉर्निंग भी एक कोई पॉइंट ही है। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, सेंस का यूज करेंगे। तो इसमें आप सेंस लगा देंगे। अगली बात देखो, दी एथलीट हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ओलंपिक, सेंस आएगा कि फॉर, फिर उसके बाद आ जाएगा चाइल्डहुड। तो आपको पता है कि जो चाइल्डहुड मैंने बताया था स्टेज ऑफ लाइफ है, स्टेज ऑफ लाइफ है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, सेंस है। मतलब कोई भी एथलीट है, अभी ओलंपिक चल रहे हैं तो ओलंपिक में जो एथलीट है वो अपने बचपन से ही उसकी तैयारी कर रहा है, इसका मतलब ये भी हो रहा है। तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे, सेंस लगा देंगे। अगला देखो, अगला मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, तो 15 जुलाई लिख दी। 15 जुलाई के बारे में आप क्या कहेंगे, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम है कि स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग टाइम है। तो इसमें आप बोलेंगे कि भाई सीधा इसमें मैं जवाब दे पा रहा हूँ पूरे तरीके से कि मैंने अपनी जो पढ़ाई है वह कितने बजे से, या फिर सॉरी मैंने जो आपको संपर्क करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो कब से कर रहा हूँ, या मेरा जो स्टार्टिंग का दिन का है कि मैंने किस दिन से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। सीधा समझ में आ रहा है, 15 जुलाई है, तो आप यहाँ पे सेंस यूज कर देंगे। अगर यहीं पे 15 डेज होता कि आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू 15 डेज, तो फिर क्या लगाते आप, 15 डेज में आप समझ जाते कि मैं आपके लास्ट के 15 दिन की बात कर रहा हूँ कि लास्ट के 15 दिन से मैं तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं, हमें सिर्फ 15 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड के बारे में बात चली, यानी इस टाइम के बारे में बात चली। तो यहाँ पे आप इसके साथ क्या लगा देंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब देखो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर इसके बाद क्या आएगा, लास्ट 2 डेज आएगा कि फॉर आएगा। ये चीज तो आप बिल्कुल सीधे समझ में आनी चाहिए, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल से समझाई थी ये चीज। यहाँ पे देखिए लास्ट 2 जे किस सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई थी। तो इस चीज को तो आप खुद बताना, आप खुद इसको सॉल्व करना, लगा लो इस अपने हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा। सेंस आना है कि फॉर आना है, नहीं आना है तो मैं आपको कल जो मैं छोड़ रहा हूँ इनको मैं आपको कल करवाऊंगा सेंस का। फिर ये इसको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा टफ है लास्ट नाइट वाला। बाकी मंडे का तो मैंने आपको बता दिया है कि मंडे भी कोई एक स्टार्टिंग, मतलब एक हफ्ते का कोई स्टार्टिंग का शुरुआत का समय है, तो उसके साथ किसका यूज कर देंगे। ये देखो लास्ट नाइट के साथ किसका यूज करेंगे, इसको जरा आप समझने की कोशिश करना। आप लोग इसको एप्लीकेशन में भी लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस लास्ट नाइट लिखते थे कि फॉर लास्ट नाइट लिखते थे। देखो इसमें लास्ट नाइट का जिक्र किया गया है। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, लास्ट नाइट ऐसा तो है नहीं कि कोई पीरियड के बारे में बात हो रही है, लास्ट नाइट किसी समय के नाम का ही तो पता है। आज जो दिन चल रहा है, लास्ट नाइट का मतलब वो है रात जो कल गुजरी थी, लास्ट नाइट के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो कल गुजरी थी रात, वो इसको पॉइंट बोलोगे एक रात को कि तुम
टाइम सॉरी पॉइंट बोलोगे या फिर उसको ड्यूरेशन बोलोगे, तो बोलोगे भाई लास्ट नाइट, तो एक पूरा पॉइंट बोल सकते हो उसको कि लास्ट इवनिंग या फिर लास्ट मॉर्निंग। वैसे लास्ट नाइट अभी जो मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग अलग पॉइंट है, इवनिंग अलग पॉइंट है। इसको अगर आप समझेंगे तो आप सीधे समझ जाएंगे कि लास्ट नाइट के बारे में, पॉइंट के बारे में बात हो रही, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंस का यूज किया जाएगा। ठीक। और अगर यहाँ पे मैं इसी लास्ट नाइट की जगह पे आपको यहाँ पे एक ये लिख देता हूँ, इस या सॉरी कुछ भी, ये लास्ट टू नाइट लिख देता हूँ, लास्ट टू नाइट, तो अब इसमें आपका आंसर क्या होगा ये बताओ। तो लास्ट टू नाइट की बात कर दी, मतलब आपने इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, इसमें आपने सिर्फ 2 रात का जो समय है लास्ट टू नाइट, उस रात के बारे में बात कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस ड्यूरेशन के बारे में बात कर दी, लास्ट टू नाइट के बारे में, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाएगा। मतलब अगर खाली लास्ट नाइट लिखा हुआ है तो उसके साथ सिंस का यूज आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज जैसे लास्ट 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट, तो ये क्या आ जाएगा, ये काउंटेबल चीज हो रही है। इसको हम पॉइंट नहीं बता रहे, इन चीजों को हम काउंट कर रहे हैं, समय को गिन रहे हैं कि 1 रात, 2 रात, 3 रात, इनको गिन रहे हैं, मतलब हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे हैं, इसमें पूरा एक पूरा टाइम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। मतलब इसमें कोई भी हमारा जो टाइम है उसका हमें शुरुआत का समय पता नहीं है, हमें सिर्फ टाइम के बारे में पता है कि कितना समय बीत गया है, इसके लिए हम बता रहे हैं, तो इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। समझ आ गई बात। अब अगले, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे के पेज पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उनको समझने की आप कोशिश करना। देखो ये मैंने एग्जाम्पल लग रखे हैं। अब पहले इस एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब इसकी यस्टरडे लिख दिया मैंने, यस्टरडे के साथ क्या आएगा भाई, सेंस आएगा कि फॉर आएगा। तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप सीधा बता देंगे यस्टरडे जो है वो किसी एक जो दिन है, कल का दिन है, उसे हम यस्टरडे के नाम से जानते हैं। इसको हम बता पा रहे हैं। अगर हमसे कोई बोलेगा कि तुम्हारी जो तुम यह बुक पढ़ रहे हो कब से पढ़ रहे हो, तो हम उस समय का नाम बता पाएंगे कि हम कल से पढ़ रहे हैं। यस्टरडे कल का दिन के बारे में बता रहे हैं, मतलब हमने जो बुक पढ़ना शुरू की थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट कल था, तो यहाँ पे यस्टरडे के साथ हम क्या लिख देंगे, सिंस का यूज कर देंगे। यहीं पे यस्टरडे गुजरे तो सिर्फ एक दिन हुआ है, तो अगर यस्टरडे की जगह यस्टरडे ना होता, लास्ट वनडे होता, तो अब आप क्या लगाते हैं बताइए। तब आप बोलेंगे कि लास्ट वनडे से सीधा सीधा मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो रहा है, लास्ट वनडे मतलब यहाँ पे टाइम बताने की कोशिश की जा रही है कि लास्ट वनडे में जो 24 घंटे होते हैं ना, इस पीरियड के बारे में बात हो रही है, कोई पॉइंट के बारे में फिक्स बात नहीं हो रही है, सिर्फ समय के बारे में हो रही है। जो आपका ड्यूरेशन है उस समय के बारे में हो रही है कि 24 घंटे का ड्यूरेशन है, तब से हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। तो अगर लास्ट वनडे लिखा होगा तो उसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। आगे बात समझ में, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी टाइप से आता है, कभी यस्टरडे दे देगा, कभी उसके बाद लास्ट वन दे देगा। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि यस्टरडे और लास्ट वन डे में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको गलत कर देंगे, इसलिए इस चीज को आपको समझना है। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, हालांकि मैंने ये चीज आपको समझा दी, लास्ट वन डे वैसे ही देखो, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कल करने के लिए जो दिया था वो आप यहाँ पे समझ गए हो कि लास्ट 2 डे, लास्ट 3 डे, यहाँ पे मैं आपको समझा ही तो गया, तो कहीं ना कहीं इसको भी मैंने सॉल्व करा ही दिया है, आपका आसान हो गया काम यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, लास्ट ईयर लिख दिया, लास्ट ईयर के साथ क्या आएगा भाई, अब देखना यहाँ पे आप इन दोनों चीजों में अंतर समझने की कोशिश करना। आप यहीं पे बारीक बारीक चीजें हैं जो अंतर दे देती हैं, लास्ट ईयर और लास्ट आ ईयर या फिर लास्ट 1 ईयर, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। इन दोनों चीजों में अंतर अगर आप समझ पा रहे हो तो आंसर को आप बिल्कुल फट से सही कर जाएंगे। तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ये देखो लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, एक ईयर मतलब यहाँ पे मैं गिनती की बात कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, मतलब जो हमारे 365 जो दिन है उस दिन के जो पीरियड की जो बात है, इस पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं है तो अगर लास्ट ईयर दिया है तो इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें लास्ट ईयर दिया है तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, तो आप बोल देंगे भाई लास्ट ईयर से मेरा मतलब, यहाँ पे देखो मैंने कल अभी आपको यहाँ पे कराया था, लास्ट नाइट के जैसे यूज कराया था, वैसे लास्ट वाला कोई भी आएगा तो आप सीधे समझ जाएंगे लास्ट वाले में आपको हमेशा सिंस का यूज ही करना है, मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था इस वाले पेज पे, यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब दोबारा बताने का कोई मतलब हो नहीं रहा है क्योंकि अब फिर वही टाइम वेस्ट ही जाएगा। आप थोड़ा अपना भी दिमाग यहाँ पे लगा लेना, मैंने बताया है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को फिर से दोबारा सोच लेना कि लास्ट ईयर के साथ आ रहा है, लास्ट ईयर के साथ क्यों नहीं आ रहा है। यहीं पे मैं सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूँ, बस आप उस चीजों को करते जाए अपने मन से, तो आपको रिकॉल होती जाएंगी सारी चीजें। अब जैसे देखो मैं बोल रहा राहुल हैज बीन डूइंग दिस जॉब, अब ब्लैंक दे दिया, सिंस आएगा कि फॉर, उसके बाद हमने टाइम दे दिया दिवाली। अब इसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई दिवाली, आपने कोई एक प्रॉपर नाम बता दिया, आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अगर आप राहुल से पूछते हैं कि उसने ये जॉब कब से स्टार्ट की,
तो वह सीधे मतलब उस चीज का नाम बता देगा, उस दिन का नाम तो बता रहा है कि मैंने दिवाली से शुरुआत की है, मतलब अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। अब दिवाली अगर आप आज से 5 महीने पहले थी, 6 महीने पहले थी, तो अगर दिवाली की जगह पर वह क्या लिख देता, 5 मंथ, के साथ क्या आता आप बताना, 5 मंथ मान लो उसने लिख दिया, तो इसके साथ आप बोल देते कि अगर यहाँ पे 5 मंथ दिया है मतलब 5 महीने के जो दिन है, 150 दिन जो हो रहे हैं, उन दिन के बारे में बात हो रही है, उस पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके साथ तो आप यूज कर देना है फॉर का। लेकिन अगर दिवाली दी गई है तो ये कोई पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है कि हमने दिवाली से काम शुरू किया था, टाइम हमें शुरुआत का पता है, तो उसके साथ हम सिंस का यूज कर देते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अगली बात देखें, जो 4 डेज का अगला तो देखना आप, ये इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन टीम्स हैव बीन प्लेइंग टेस्ट मैच 4 डेज, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, उसमें से 4 दिन से मैच खेल रहे हैं, अभी एक दिन बच रहा है, उस पर मत ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि जो 4 दिन से क्रिकेट टीम है वो मैच खेल रही है, तो उसके साथ सिंस आएगा कि फॉर आएगा। तो आप बोलोगे जो 4 दिन का जो है आपने जो समय दे दिया, या तो कोई एक पीरियड है, पीरियड के साथ फॉर आता है। यहाँ पे देखिए ऐसे अगला एग्जाम्पल है 15 मिनट है, तो 15 मिनट के साथ आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लास्ट 15 मिनट की बात हो रही है, या फिर कुछ भी बात हो रही है, मतलब एक पूरा पीरियड बन रहा है, यहाँ पे 15 मिनट का पीरियड है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आप किसी को शब्द में सीधे वन वर्ड में नहीं बता पाएंगे, आपको सीधा पीरियड ही बताना पड़ेगा कि जो 15 मिनट का पीरियड तब से यह तब होकर जा रहा है, तो यहाँ पे इसका यूज आ जाएगा, फॉर का आ जाएगा। अगली बात देखो मार्च आ गई कि वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ब्लैंक दे दिया, फिर आ गया मार्च, मार्च के साथ क्या लगाएंगे, तो आपको फिर से वही चीज आपको रिपीट करा देता हूँ कि 12 महीने होते हैं, एक पॉइंट जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा पॉइंट मार्च होता है। और वैसे ही मार्च को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया था। अभी जैसे जुलाई आया तो उस चीज को लेके 4 महीने हो जाते हैं मान लो, ठीक है, तो अगर सीधा बोल देता हूँ कि 4 मंथ, तब उसके साथ आप करते फॉर का यूज, लेकिन अब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये सब सारी चीजें मैंने उसमें लिखवा रखी है कि महीने के साथ जो होता है उसके साथ किसका यूज करते हैं, मंथ के साथ, और घड़ी के साथ किसका यूज करते हैं, उसको मैंने लिखवा दिया, उस चीज को वहां मैंने प्रॉपर समझाया भी है। अब यहाँ पे आपको वो सारी चीजें याद है, तो आप मेरे आंसर सुनने के पहले ही इसके आंसर लगाते जा रहे होंगे। हालांकि इन दो में आंसर लगाना आपके लिए काफी मुश्किल का काम हो जाएगा, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि आंसर जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको मेरे समझाने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ भी आंसर बताऊं आपका फट से आंसर पहले ही आ जाना चाहिए था कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, दी परफॉर्मर हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, फिर ब्लैंक लिख दिया, दी बिगनिंग लिख दिया। अब जिसको दी बिगनिंग का मतलब पता है उसको मतलब पता होगा कि स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आप काम करते हैं, इस काम के बारे में देखिए, कोई भी काम करते हैं तो जो आगे का जो आपका काम करने का जो शुरुआत का दिन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टाइम। फिर जो बीच का टाइम आता है वो होता है मिडिल टाइम, उसके बाद लास्ट में आप आ जाते हैं क्या होता है वो एंड टाइम। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे महीने को ही मान लेते हैं, साल में जैसे 12 महीने होते हैं, तो शुरुआत के 4 महीने जो बोलते हैं उसको बोलेंगे कि हम साल का शुरुआत का समय चल रहा है। बीच के जो 4 महीने होते हैं, जो मई जून या जुलाई अगस्त ये जो महीने होते हैं, इनको हम किसमें बोल देते हैं, बीच का साल चल रहा है। और लास्ट का जो नवंबर दिसंबर आ जाता है उसको हम लास्ट का समय बोल देते हैं। तो ऐसी ये चीज है। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, वो सेम मॉर्निंग इवनिंग टाइप में ये चीजें मैंने अलग अलग डिवाइड कर दी हैं। तो जब आपको पता है कि इन चीजों को मैं ऐसे ऐसे अलग कर पा रहा हूँ, पूरे एक पूरे पॉइंट बना पा रहा हूँ कि शुरुआत के जो टाइम उसका अलग पॉइंट है, बीच वालों का अलग है, लास्ट वालों का अलग है, तो आप सीधी बात समझ जाएंगे, दी बिगनिंग, दी स्टार्टिंग, दी एंड, इन सब के साथ किसका यूज किया जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई इनको पॉइंट में कैलकुलेट कर दे, मतलब इनके साथ सिंस का यूज किया जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, माई पेरेंट्स हैज बीन वेटिंग फॉर माई जॉब, ब्लैंक दे दिया, फिर अगला सेंटेंस लिख दिया, आई केम दिल्ली फ्रॉम प्रिपरेशन। ये सेंटेंस बेसिकली आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहिए था, ये सेंटेंस जब आपको दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे उसके बाद में बताते हैं। लेकिन फिर भी जिसको एक पॉइंट समझ में आ गया, फॉर ड्यूरेशन समझ में आ गया, वो इसको करने की कोशिश करो। और जिससे नहीं आ रहा तो इसमें ज्यादा आप लोड मत लेना, इस चीज को आप बाद में करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आप पूरा टेंस पढ़ लेंगे, पूरी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तब इसका समझ में आ जाएगा ये चीज है क्या। फिर भी अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो एक बार कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सेंटेंस क्या बोला है, सेंटेंस बोला है माई पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी, ब्लैंक दे दिया, आई केम दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। मतलब मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वह मेरी जॉब का इंतजार तब से कर रहे हैं जब मैं दिल्ली तैयारी के लिए आया था। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि समय दे दिया मैंने कि किस समय से करना है, तो आप बोलेंगे उस समय से करना है जब मैं दिल्ली तैयारी के लिए आया था। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे, पॉइंट मानेंगे कि ड्यूरेशन मानेंगे। तो बोलेंगे भाई ड्यूरेशन का मतलब कोई एक मतलब
काउंटेबल चीज होती है कि दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मतलब ड्यूरेशन होता है सीधा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। तो अगर आपसे यहाँ पे कोई बोले कि भाई तुम्हारे घर वाले कब से इंतजार कर रहे हैं, तो उसको आप बता तो पाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो बता देंगे कि जिस दिन मैं दिल्ली आया था उस दिन से ही उनको आशा हो गई थी, या फिर वो इंतजार हो रहा था कि भाई एक दिन ये जॉब लेके घर आएगा। तो ये सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया ना। मतलब इस टाइप के कोई भी जो आपका सेंटेंस है, कोई भी इवेंट जो रहेगा, इंसिडेंट जो रहेगा, उसको भी आप पॉइंट के रूप में गिन सकते हैं। तो इसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। अब समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब ज्यादा लोड मत लो, आगे मैं जब आपको सारी चीजें समझा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज तब होगी जब दोनों आप जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसकी प्रॉपर्टी, उन दोनों की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो सीधे समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात मैंने इतनी जो की है, इन चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नई चीज में समझ में आई तो आप अपनी पिछली 1-2 क्लास जो मैंने पढ़ाई है आप उनको रिवाइज करिए, उसके बाद आपकी चीज सारी समझ में आ जाएगी। बस आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास खिंच जाएगी। इसका नेगेटिव और इंट्रागेटिव बच रहा है वो मैं आपको कराऊंगा, उसके साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट का भी कल सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो कोशिश करूंगा इतना सारा कल की क्लास में हो जाए। बाकी अब तक आपने जो किया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और ये जो चीज़ें बतानी है, देखो यहाँ पे इस चीज़ को तो आप याद कर ही लिए, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप किसी भी सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, और सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसमें करेक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज देखेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का करना यूज, सिंगुलर के साथ किसका करना है, प्लूरल के साथ किसका करना है, इसका यूज आपको आना चाहिए। और जब ये चीज आ जाए तो आप थोड़ा ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मैंने करवा दिया है, प्रेजेंट का ही पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ाया है। ये डू डच कब यूज करना है नेगेटिव और इंट्रागेटिव में, इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए, आप इसको भी देख लेना। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने ये भी पढ़ा दिया, परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, ये सारी चीजें आप एक बार ढंग से पढ़ लेना कि इसके साथ इज एम आर किस कंडीशन में लगेगा, किस सेंटेंस टेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ये सारी कर दी। और पास्ट में भी आप देखो, पास्ट में ये 4 नहीं तो मैंने 3 करा दिए हैं, ये चौथा मैंने बस लिख दिया है। ये मतलब पास्ट में आप चाहें तो यहाँ तक इतना अपना पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब वाला जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था उससे देख लेना कि कहाँ डिड यूज करना है, कहाँ वाज करना है, कहाँ वर करना है, कहाँ हैड यूज करना है, ये चीजें आप वहां से देख लेना। और बाकी ये कल जो आपकी ये चीज जो बच रही है परफेक्ट के बारे में, ये वाली चीज इसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका पास्ट और परफेक्ट दोनों की जो पहचान आइडेंटिफिकेशन होगी सेंटेंस से, वो आप सारी चीज समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। कल मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में सारा कवर करा दूंगा। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी क्लास में कल, और कल ऑफ नहीं रखेंगे, कल सैटरडे को भी हमारी क्लास रहेगी और परसों संडे को भी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। मैं